हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो हमने उनके बहुत सारे यूजेस के बारे में पढ़ा। तो आज हम उनके एक और यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सोइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, कैसे वे सोइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच द सोइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसा कि आपके फिगर 2.7 के अंदर दिया गया है। फिगर 2.7 के अंदर एक बैक्टीरिया का नाम दिया गया है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी के अंदर सोइल में नाइट्रोजन को एनरिच करने का काम करता है। इसका नाम ही है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। सिर्फ नाम ब्लू ग्रीन एल्गी रखा गया है। तो ये क्या करता है, ये मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को एनरिच करने का काम करता है। तो ये कैसे एनरिच करता है, तो देखो, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन होती है। तो इनको नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्या ज़रूरत पड़ी। प्लांट्स ऐसे ही उस नाइट्रोजन को यूज़ क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो बेशक बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन उस फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। वो इनएसेसिबल होती है प्लांट्स के लिए। तो इसीलिए प्लांट्स को उसको कन्वर्ट करना पड़ता है अमोनिया की फॉर्म में। तो नाइट्रोजन को जब अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो अमोनिया एक एक्सेसिबल फॉर्म है, अमोनिया की फॉर्म में प्लांट्स उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया सोइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनका कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं NH3 के अंदर। NH3 मतलब अमोनिया। तो अमोनिया एक यूजेबल फॉर्म है, प्लांट्स इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी नाइट्रोजन को फिक्स करने की। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। So these microbes are commonly called biological nitrogen fixers। और ऐसे माइक्रोब्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। लेकिन क्या नाइट्रोजन सिर्फ माइक्रोब्स द्वारा ही फिक्स की जाती है, या फिर नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए हम किसी और मेथड का भी यूज़ करते हैं। और भी मेथड्स है जैसे कि लाइटनिंग। तो लाइटनिंग की हेल्प से भी हम नाइट्रोजन को अमोनिया में अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर हेबर्ट प्रोसेस जो होती है उसके अंदर हम नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गया इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो अब बात करते हैं इसके अगले यूज़ की। तो अगला इनका यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, अगला जो यूज़ है उसका नाम है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट का मतलब, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो आपके सराउंडिंग में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि चाहे वो हो प्लांट का वेस्ट या फिर एनिमल का वेस्ट, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट या फिर एनिमल वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर की फॉर्म में, मतलब खाद की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैन्योर के अंदर आ जाते हैं, और वही मैन्योर बाद में फार्मर्स यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो मैन्योर है वो फार्मर्स यूज़ करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को, क्योंकि जो मिट्टी है उसके अंदर कुछ टाइम बाद न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। तो इसीलिए उसी कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स मैन्योर की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और अपनी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से एनरिच करते हैं। तो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, वो कैसे मैन्योर का फॉर्मेशन करते हैं।
तो चलिए पढ़ते हैं। सो बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। तो फिर से आ गए बूझो और पहेली। तो वे हैं अपने स्कूल में गए थे और उन्होंने अपने स्कूल गार्डनर को देखा कि वो मैन्योर बना रहा था, खाद की फॉर्मेशन कर रहा था। सो उन्होंने भी सोचा क्यों ना हम भी खाद बनाएं। उन्होंने गार्डनर अंकल को हेल्प करने के लिए खाद बनाना शुरू किया। तो उन्होंने कैसे बनाई खाद? तो उन्होंने अपने नियर बाई हाउसेस और आसपास के जो गार्डन्स थे उनमें से कुछ प्लांट्स, वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स के वेस्ट को इकट्ठा किया और उन्होंने उस वेस्ट को पिट्स के अंदर डाल दिया। पिट्स मतलब गड्ढों के अंदर भर दिया और उनको छोड़ दिया ऐसे ही। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि उस पिट के अंदर मैन्योर का फॉर्मेशन हो चुका है। मतलब जो हमने वेस्ट डाला था, प्लांट का, एनिमल का या फिर फ्रूट्स का, हमने जो भी वेस्ट डाला था वो डिकम्पोज हो चुका है। तो वो डिकम्पोज कैसे हुआ? बैक्टीरिया ने ही उसको डिकम्पोज किया। बैक्टीरिया ने क्या किया, उस जो भी वेस्ट था, जो भी वेस्ट मटेरियल था, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, उसको खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने खाया तो उन्होंने उससे मैन्योर बना दिया। तो मैन्योर की फॉर्मेशन ऐसे होती है। सो दे पुट देम इन पिट मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो उन्होंने उसको पिट्स के अंदर डाला, जो कि मिट्टी के अंदर ही बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, और उनको ढक दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर। तो कुछ टाइम बाद ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो डिकम्पोज हो गए, डिग्रेड हो गए और मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो गए। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैज़ हैपेंड। तो बूझो एंड पहेली कह रहे हैं कि हमने प्रोसेस कर तो ली, लेकिन ये हुआ कैसे? सो हुआ ऐसे ही कि बैक्टीरिया जो थे उन्होंने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, जो भी वेस्ट मटेरियल्स थे, उनको डिकम्पोज कर दिया, उनको डाइजेस्ट कर दिया। और जैसे ही उन्होंने उन वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स को खाया तो वे वहीं पे मर गए। जो भी पिट उन्होंने डाला था उसके अंदर वे बैक्टीरिया वगैरह मर गए, लेकिन वे न्यूट्रिएंट्स जो उन्होंने खाए थे वे तो उसी पिट के अंदर रह गए। तो न्यूट्रिएंट्स का डिग्रेडेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स ऐसे कैसे बचे रहे और वे बाद में मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो गए। और मैन्योर फार्मर्स यूज़ करते हैं ताकि जो सोयल है उसको न्यूट्रिएंट से रिच किया जा सके। तो जो मैन्योर है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं जो ह्यूमस है, ह्यूमस के अंदर भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। तो ह्यूमस एक न्यूट्रिएंट रिच सोयल होती है। तो इसीलिए ये होती है कि जो एनिमल्स थे या फिर जो प्लांट्स थे उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो मिट्टी के अंदर चले गए। अब बात करते हैं अपनी एक्टिविटी के बारे में। तो एक्टिविटी 2.5 के अंदर क्या दिया गया है? सो टेक 2 pots एंड फिल ईच पोट हाफ विद सोयल, मार्क देम A एंड B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside, observe them after 3-4 weeks. तो ये टेबल, ये एक्टिविटी क्या कह रही है? ये एक्टिविटी बेसिकली आपको बताना चाह रही है कि ऑर्गेनिक वेस्ट से ही मैन्योर बनती है। अगर आप प्लास्टिक से, पॉलीथीन बैग से या फिर ग्लास से अगर आप मैन्योर बनाने की कोशिश करेंगे तो उनसे मैन्योर नहीं बनेगी। तो मैन्योर सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट से ही बनती है। सो ये कह रही है कि 2 पॉट्स लीजिए आप, A और B। A के अंदर आप ऑर्गेनिक वेस्ट डालिए, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए, फ्रूट के वेस्ट हो गए। तो दूसरी जो पोट है, B पोट के अंदर आप डालिए बहुत सारे मैन मेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन बैग्स, ये सारे आप डाल दीजिए और कुछ टाइम के लिए उनको रख दीजिए। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो कि एक वाला पोट था जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिक वाले सब्सटेंस डाले थे, उनके अंदर मैन्योर बन गई, क्योंकि उनके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट था वो डिकम्पोज हो गया। लेकिन जो B वाली पोट थी उसके अंदर कुछ नहीं बना, वो ऐसे की ऐसे पड़ा रहा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक है, जो कि ग्लास है और पॉलीथीन बैग से डिग्रेड नहीं होते, इसीलिए ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये सालों सालों तक ऐसे ही मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं लेकिन डिकम्पोज नहीं होते और ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं। तो इसीलिए हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए, क्योंकि वो इजीली डिग्रेड नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 pots? तो ऑब्वियसली हमने 2 pots बनाए थे, एक के अंदर हमने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला था और दूसरे के अंदर हमने प्लास्टिक का वेस्ट डाला था। तो
ऑर्गेनिक वेस्ट ही मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हुआ, जबकि जो प्लास्टिक वाला वेस्ट था वो ऐसे कि ऐसा पड़ा रहा। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोटे हैज बीन डिकम्पोज्ड। हाउ डिड दिस हैपन? द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स जो थे वो उस वेस्ट के अंदर पैदा हो गए और उन्होंने उस वेस्ट को खाना शुरू कर दिया, उनको डाइजेस्ट करके उन्होंने उसको मैन्योर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जो माइक्रोब्स है वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। मैन्योर का फॉर्मेशन भी एक माइक्रोब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। मतलब जो माइक्रोब्स है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वे मैन्योर का फॉर्मेशन करते हैं। और मैन्योर जो है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और जैसे ही फार्मर उस मैन्योर को दोबारा अपने खेत के अंदर छिड़कता है तो वही न्यूट्रिएंट्स दोबारा से प्लांट्स यूज़ करते हैं और वे ग्रो करते हैं। Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles, and broken toy parts did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. तो माइक्रोब्स जो होते हैं वे सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को ही मैन्योर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वे इनऑर्गेनिक मैटर को, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स या फिर पॉलीथीन बैग्स, उनको मैन्योर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही हमने अब तक पढ़ा है। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. तो देखो, दुनिया में आप हर रोज़ देखते होंगे कि बहुत सारे प्लांट्स या फिर एनिमल्स हर रोज़ मरते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उन्हें देखेंगे कि वे डिसअपियर हो जाते हैं, वे वहाँ पर नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वे ऑर्गेनिक हैं। जो माइक्रोब्स है वे उनको डिकम्पोज कर देते हैं और उनको मैन्योर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। वे धीरे धीरे मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट थे, जो भी डेड एनिमल्स या फिर प्लांट्स थे, उनको वे सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट्स और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो उन्हीं जो न्यूट्रिएंट्स को, उन्हीं जो सोयल एनरिच थी न्यूट्रिएंट्स से, उनको दोबारा से यूज़ करते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वे हमारे सराउंडिंग में जो भी हमें वेस्ट प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं या फिर जो डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स दिख रहे हैं, वे उनको आसानी से डिग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि जो स्मेली सब्सटेंसेस हो जाते हैं, जब डेड एनिमल्स मर जाते हुए तो स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, तो उस स्मेल को हटाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं और वो स्मेल डिसअपियर हो जाती है। इसीलिए वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरह इनका एक मेजर रोल हो गया कि वे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हमारा एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि जो माइक्रोब्स है वे सोयल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी वे हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा कि हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारी हेल्प करते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे हमारी सिर्फ हेल्प ही नहीं करते, वे हमारे लिए कई बार हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर हमने बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, फंगी के बारे में, एल्गी के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में। तो ये सारे हमारी हेल्प तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई बार ये हमें डिजीज़ भी कोज कर देते हैं, खतरनाक डिजीज़ कोज करते हैं, जिसकी वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए हमारे लिए हार्मफुल भी है। इसके और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में हम आगे वाली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो अब अगर हम एक समरी देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहला तो हमने पढ़ा कि वे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि वे सोयल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसके अंदर वे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं।
और हमने क्या पढ़ा, और हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ा था कि वैक्सीन की फॉर्मेशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो वैक्सीन की फॉर्मेशन में मतलब मेडिसिनल यूज़ भी होता है इनका। इनका मेडिसिनल यूज़ भी होता है कि मेडिसिन को बनाने में, एंटीबायोटिक्स को बनाने में, वैक्सीन को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। और ये फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड और बाकी फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि अल्कोहल। तो इन सब को बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो बेशक वे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन वे कितने हमारे लिए ज़रूरी है, कितने हमारे लिए हेल्पफुल है, इस बात को हम नहीं नकार सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।